हेलो। वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए, एग्ज़ाम हो गया आपका कंप्लीट। अब बच्चों जो है पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आंसर की है, समझ लीजिए ये। और इससे आप अपने अपने पेपर्स जो आप क्वेश्चन टिक करके आए हैं एग्ज़ाम में उसको आप चेक करिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना है। देखिए, जो क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा उसको आप अपने जो है कि पेपर से टिक करिएगा। और जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो ध्यान से इसको सुनेंगे। ऐसा ही पेपर आता है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो अभी 2-3 रोज पहले जो है कि CHS ने कंडक्ट कराया था। इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको 9th में एडमिशन मिलेगा यदि आप CHS में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा था। पहले हम हिंदी वाला सेगमेंट कराएंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात और है, मैं इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। यानी आप सामान्य स्टूडेंट हैं तब भी आप जो है कि इसमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं शुरू करूँगा, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 86 वाला है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। समास क्या होता है कि मैं बता दूं आपको पहले कि समास होता क्या है कि कोई एक विशेष शब्द, बहुत सारे शब्द है हिंदी में, तो उन शब्दों को समास कहा जाता है कि जिसके विग्रह करने पे वो जो है कि समास विग्रह करने पे उसके शब्दों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लो सपोज दैट कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है। तो सप्तऋषि जैसे ही आप पढ़ेंगे ना तो एक स्पेशल अलग अन्य अर्थ निकलेगा। जैसे सप्तऋषि के बारे में आप अभी नहीं पढ़े हो बच्चों, तो सप्तऋषि में क्या होता था ना कि 7 ऋषियों के ग्रुप को सप्तऋषि कहा जाता था। उसमें पहले ऋषि थे गौतम। पहले ऋषि का नाम था गौतम, दूसरे का नाम था भारद्वाज, तीसरे का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र का आप लोग नाम सुना होगा। तीसरे का नाम था विश्वामित्र। चौथे का था जमदग्नि कहा जाता था, जमदग्नि। जमदग्नि। उसके बाद पांचवें का था वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ का नाम आपने सुना ही है, रामायण महाभारत में वशिष्ठ थे। फिर कश्यप थे और लास्ट वाले ये छठवें जो है कश्यप, इनका नाम कश्यप ऋषि था। और सातवें थे ऋषि अत्रि। ये 7 ऋषियों के समूह को जो है कि सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। तो सप्तऋषि, एक बात मैं बता दूं कि किसी भी शब्द को पढ़ने के बाद अगर उसका कोई अन्य अर्थ निकले, जैसे मैं आपको बोल दूं कि जैसे बताओ लंबोदर, तो लंबोदर कहते ही आप कहेंगे कि सर ये तो आप तो भगवान गणेश की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। तो जब अन्य अर्थ निकले तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। कौन समास होता है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास की यही परिभाषा है कि आप जो है कि उसको उसका विग्रह करेंगे तो उसका कोई अन्य अर्थ निकलेगा। सप्तऋषि का मतलब 7 ऋषि नहीं, 7 ऋषि जो स्पेशल ऋषि थे वही थे दुनिया में। 7 ऋषियों का एक ग्रुप था, उनको सप्तऋषि। द्वंद्व समास को देखिए समझने क्या तरीका है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे दिन रात, दिन और रात, जिन शब्दों के बीच में ऐसे डैश लगा हो तो वो द्वंद्व समास होते हैं। तो डैश का मतलब है, डैश को योजक चिन्ह कहा जाता है। कौन सा चिन्ह कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। तो योजक चिन्ह, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं, दिन और रात। जैसे मैं लिख दूं माता डैश पिता, तो आप इसको पूरा विग्रह करके पढ़ेंगे तो माता और पिता। भाई बहन डैश करके लिख दूं भाई बहन, तो जहाँ डैश हो या योजक चिन्ह लगा हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है ना कि तत्पुरुष समास में सारे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, को आ गया ना। जैसे आप कर्ता में पढ़ेंगे, कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से और द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, किसी को कुछ अपादान से अलग के अर्थ में निकलता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने के का जो भाव देता है। तो ये जो कारक चिन्ह हैं, 8 आपके कारक चिन्ह हैं, वो कारक चिन्ह जिस शब्द की विग्रह करने पे या अर्थ निकालने पे आए उसमें तत्पुरुष समास हो जाते हैं। समझ रहे हैं? द्वंद्व समास हमने बता दिया आपको। द्विगु समास में देखो बच्चों क्या होता है ना कि किसी भी शब्द का पहला पहला पद अगर संख्यावाची हो तो उसको जो है कि द्विगु समास करते हैं। जैसे चौराहा, देख लो भैया, चौराहा ये संख्यावाचक है। नवरत्न, ये देखिए संख्यावाचक है। ठीक है। दुमुहा, दुमुहा सांप, ये दो क्या है? संख्यावाचक है। तो द्विगु समाज में संख्यावाचक का बोध कराता है। ठीक।
तो इस सप्तऋषि का जो है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि आंधी आई और समूचा वातावरण धूलि धूसरित हो गया। वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? अव्यय के बारे में पहले समझ लीजिए। देखिए एक बात बताइए, जब आप शब्द पढ़ेंगे ना तो शब्द में के 8 प्रकार होते हैं, ठीक। संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ये 4 हैं। और दूसरी तरफ है अव्यय है, अव्यय में अव्यय है जो है कि 4 और हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि क्रिया विशेषण वहाँ तक बताया। यहाँ देख लीजिए, समुच्चय बोधक का मतलब कंजक्शन। अरे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ते हैं ना, उन्हीं को हिंदी में आप कर लेना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंजक्शन की, यानी समुच्चय बोधक अव्यय की। तो आंधी आई, एक वाक्य पूरा हुआ। अगर आप बोल देंगे कि आंधी आई तो ये इससे बात समझ में आ जाएगी। दूसरा क्या है कि समूचा वातावरण धूल धूसरित हो गया, यानी धूल धूल हो गया। ये 2 वाक्यों को जोड़ कौन रहा है? और ही कंजक्शन है, इसी को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, अव्यय का मतलब जो व्यय ना हो, यानी किसी भी लिंग वचन इत्यादि वचन, लिंग वचन या और कोई ऐसे शब्दों के आने से, लिंग वचन और कारक चिन्हों के या इत्यादि के आने से जो परिवर्तन न हो उसको अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो और चाहे आप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करिए चाहे पुल्लिंग के लिए, और ही प्रयोग होता है। जैसे राम और श्याम, सीता और गीता। यहाँ सीता और गीता दोनों स्त्रीलिंग थी, लेकिन दोनों के बीच में और का ही प्रयोग हुआ। ये नहीं कि सीता और गीता आ गया तो यहाँ आपने और ही लगा दिया, और ही नहीं ना किया, ये बात है। तो अव्यय का मतलब होता है जो परिवर्तन नहीं होते। तो और कभी नहीं परिवर्तन होता है, चाहे लड़की कहे चाहे लड़का कहे, दोनों और ही कहेंगे। जबकि क्रियाएं परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे बच्चों देखो, जैसे लड़का क्या कहता है कि मैं घर जाता नहीं, मैं आया हूँ, तो लड़की क्या कहेगी, मैं आई हूँ। समझ रहे हैं? आया का क्या बन गया, आई, यानी क्रिया में परिवर्तन हो गया, ठीक। तो लिंग वचन चेंज होने से जो है कि क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जब विशेषण में परिवर्तन आप देख लीजिए, जैसे वह बहुत अच्छा है, लड़के के लिए यूज हो रहा है। वह बहुत अच्छी है, तो लड़के के लिए अच्छा का अच्छी बन गया। तो जो परिवर्तन हो जाते हैं वो तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं, लेकिन जो परिवर्तन नहीं होते हैं उनको अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय, व्यय मीन्स खर्च होना, जो खर्च ना हो। जैसे और है, तथा है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, तमाम शब्द हैं, ऊपर है, नीचे है, ये सारे शब्द क्या हैं, अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय बताना था, तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन था, और है। ठीक है बच्चों, देख लो इसमें जिसका और सही होगा, जिसने तीसरा ऑप्शन लगाया होगा उसका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ देखिए यहाँ 88 क्वेश्चन, अति धन अधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अति, अति धन अधिक, अति प्लस अधिक, तो ये त पर छोटी की मात्रा यानी छोटी ई प्लस इसका पहला शब्द क्या है, अ। तो ई और अ मिल के ईय, ईय, बोलो ईय, य, य बन गया। तो बीच में जिनके शब्द, जिसके बीच में य हो, तो बीच किसके बीच में हो, अति धन अधिक के क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो अत्यधिक देखिए यहाँ पे है, अत्याधिक नहीं होगा, अत्यंताधिक नहीं होगा, अति अधिक नहीं होगा। ये फोर्थ वाला सही है आपका, 88 आप मैच कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, पूछ रहा है कि इनमें से हिंदी के कहानी के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो लेखक, हिंदी कहानी लेखक के रूप में सबसे प्रसिद्ध कौन है? प्रेमचंद की हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़े हैं, आप बच्चों आप भी पढ़ते होंगे। तो ये है प्रेमचंद जी हैं, बहुत सारी इन्होंने कहानी लिखी। पंच परमेश्वर को आप जानते ही हैं, और बस बहुत सारी है प्रेमचंद की कहानियाँ। गबन है, गोदान है, उपन्यास ये सब हैं, लेकिन कहानियाँ इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, सबसे ज़्यादा कहानी लिखी इन्होंने। इसके बाद है कि सच्चाई में से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। वाक्य में सच्चाई क्या है? देखो बच्चों, मैं कह दूं कि सच्चा, राम सच्चा है, तो राम की ये विशेषता बता रहा है, गुणवाचक, ये सच्चा है। लेकिन सच्चाई, इसी विशेषण से सच्चा से ही सच्चाई बना है, तो ये क्या हो जाएगा, सच्चाई अब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक संज्ञा है।
सच्चाई, अच्छाई, बुराई, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। बुराई हो गई, अच्छाई हो गई, समझ रहे हैं? तो इसको आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भाववाचक संज्ञा। हाँ, एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों, देख लो। श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास पता है ना, अकबर के टाइम पीरियड पे थे। वाल्मीकि ने किस क्या लिखे थे? रामायण। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के बारे में बात है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी भी बहुत ग्रेट पर्सन थे, साउथ के बेटा बहुत बड़े लीडर थे, और ये स्वतंत्र भारत के पहले जो है कि गवर्नर जनरल थे। और कमाल का इनका भी इतिहास रहा है, इन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत योगदान दिया है। तो चक्रवर्ती राजा जी के नाम पे ही जो है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा था। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान 1936 में पहला इंडिया का राष्ट्रीय उद्यान था, उन्हीं के नाम पे राजा जी, तो उनके नाम पे ये पड़ा था। तो राजा जी एक लीडर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और बाकी ये तीनों तो राइटर हैं, लेकिन रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो तुलसीदास ने की है। देशभक्त में क्या समास, कौन सा समास है? देखिए समास का एक क्वेश्चन और आ गया। समास के बारे में हम बताए, द्वंद्व समास आपको बताए, द्विगु समास आपको बताए, बहुब्रीहि समास आपको बताए। अब हम आपको देशभक्ति में कौन सा समास, अच्छा मैं बता दूं कि शिवम बहुत बड़ा देशभक्त है। तो देशभक्त यदि आप शब्द आप अपने जेब में रख लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। अब देशभक्त देशभक्त बोलिए, तो मैं कहूँगा कि शिवम बहुत बड़ा देशभक्त है, शिवांश बहुत बड़ा देशभक्त है। तो देशभक्त आप सुनते हैं तो आपके विचार में क्या आता है कि इसका मतलब वो देश के लिए भक्ति करता है। तो के लिए शब्द आ गया ना, इसको आप विग्रह करेंगे लल्ला, तो देश के लिए भक्ति, ये हो जाएगा। तो अब ये के लिए कहाँ से आया? ये तो कारक है ना, समझ रहे हैं? तो कारक चिन्ह ये आ गए इतने। तो ये कारक चिन्ह किस में प्रयोग होते हैं? तत्पुरुष समास में, हमने बताया था। तो अब कौन सी तत्पुरुष है? ये बड़ा, ये देखिए डेप्थ वाला क्वेश्चन है, फंसा दिया। कौन सा तत्पुरुष है? तो ये क्या है? के लिए, देश के लिए किस में आता है? संप्रदान में, समझ रहे हैं? ये आंसर है। तो संप्रदान तत्पुरुष, सबसे टफ क्वेश्चन यही है। इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछना चाहिए 9th के एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये कौन सा तत्पुरुष, सॉरी तत्पुरुष समास है देशभक्ति, लेकिन अब ये कौन सा तत्पुरुष है? अपादान है कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है? तो जब तक आप कारक चिन्ह नहीं पता रहेगा, और लर्न कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग संबंध, काकी के रारी रे, जैसे राम की गाय, तो की लगा है तो राम की गाय किया गया, तो ये आपका संबंध है। तो समझ गए? तो ये संप्रदान है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है कि मगही किस क्षेत्र के आसपास बोली जाती है? तो मगही, मगध, मगध के राजा, मगध, मगध साम्राज्य की स्थापना, मगध एम्पायर कि कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? पटना वाले क्षेत्र में। तो मगही किस क्षेत्र में? मगध से मगही, मगही भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पटना वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अरे लखनऊ में लल्ला अवधी, कुरुक्षेत्र हरियाणवी, ठीक है, दिल्ली में पश्चिमी हिंदी, और पटना वाले क्षेत्र में मगही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशातीत, देख लो भैया, आशातीत, आशा से अधिक, समझ रहे हैं? इसका अर्थ क्या होगा? आशा से अधिक, आशा से कम नहीं, निराशा नहीं, ठीक है। आशातीत का मतलब आशा से अधिक। नेक्स्ट, इसमें दिया है कि 77 के उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस में? श्रृंगार में तो उत्साह होगा नहीं, शांत में भी नहीं होगा, भयानक में तो रौद्र रूप आ जाता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, इस वाक्य में मेरा है संज्ञा तो है ही नहीं। देखिए, अब देखिए ये तीनों देख लीजिए ऑप्शन। अगर मेरा क्या मैं लिख दूं कि राम, तो क्या हो जाएगा? वह राम का घर है। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं बाबू? सर्वनाम। पढ़ा है ना, बताया है ना? संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, सर्वनाम भूलना नहीं है। बेसिक्स जिसका कंप्लीट होगा देखो, वही एग्जाम में कमाल करेगा।
यही बेसिक है, और उसको प्रयोग करना है ना वाक्यों में। किसी भी वाक्य को पढ़ के घबराना नहीं है। करते क्या हो ना कि घबरा जाते हो कि अरे बाप रे बाप, इतने बड़े चीज़ हम कैसे बताएंगे, ये बहुत डेप्थ है। डेप्थ वाली बात है ही नहीं, सारी चीज़ें बेसिक के ऊपर डांस करती हैं। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है। ठीक है, जो डर गया वो एग्ज़ाम से घर गया, जो डर नहीं डरा वो सीधे जो है कि सिलेक्शन लिया, एडमिशन हुआ उसका। ठीक बच्चों, ये देख लो 79। अरे यार, जो टेक्निकल व्यवस्था आ गई दुनिया में कि क्या करा जा सकता है। 79, वह बहुत सुंदर स्थान है। वाक्य में बहुत क्या है भैया? अच्छा एक बात सुन लो, ये वह क्या है? करता है। सुंदर क्या है? विशेषता है। स्थान क्या है? विशेष्य है या संज्ञा है। किसी भी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही तो पकड़ना है। स्थान क्या है? संज्ञा है। इस स्थान पे क्या जरूरत है स्थान रखने की? यहाँ पे रख लो कानपुर। वह बहुत सुंदर कानपुर है, सॉरी चलो कोई स्थान है मान लो, सपोज दैट। तो ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की क्या विशेषता? ये उसके सामने ये जो शब्द है ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब ये विशेषण को भी बढ़ा चढ़ा के बहुत कह के बता रहा है, तो जो विशेषण को भी बढ़ा चढ़ा के बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण को भी बढ़ा चढ़ा के बताए। ठीक है, रावण बहुत बलशाली, रावण बहुत ज्ञानी मानव था, आदमी था। आदमी कैसा था? ज्ञानी। विशेषता है, कितना ज्ञानी? बहुत ज्ञानी। अब इनकी ये विशेषता बता रहे हैं बहुत, तो ये क्या? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट। वो एसएसटी के क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 40 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ओडिशा। गवर्नर को ही राज्यपाल कहते हैं। देखिए, राज्यपाल हाल ही में उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। किसे? रघुवर दास। रघुवर दास है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप एक बार इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा। कोई चेंज नहीं ना हुआ है, क्योंकि आज वर्तमान जो सरकार है बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करने में लगी रहती है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बाबू, देख लो। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है कि भारत में सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। द बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट इन द इंडिया इज कॉल्ड। ठीक, तो कौन सी बुक का नाम है? भारत के सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है? ब्लैक बुक, रांग, विलुप्त रांग है, ये भी रांग है। ये देखिए रेड डाटा बुक। रेड जो कलर है ना, वो खतरा का संकेत है, डेंजर को इंडिकेट करता है, इसीलिए इस बुक का क्या नाम है? रेड डाटा बुक। अगर पौधों और जानवरों, प्लांट्स और एनिमल्स या किसी भी स्पीसीज को लगे कि ये डेंजर्ड की स्थिति में समाप्त हो रही है, तो उसको जो है कि रेड डाटा बुक में रखी जाती है। समझ गए? नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्लोन किए जाने वाले पहले स्तनपायी का नाम की प्रजाति, सॉरी हाँ, प्रजाति क्या थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड? भैया ये बड़ी कहानी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें जो है कि आंसर होगा आपका डॉली भेड़। ये जो डॉली शिप थी, इसी का सबसे पहले ये जो क्लोन, ये डॉली शिप है, ये क्लोन डॉली है। इसकी जो मम्मी थी उसका नाम मान लो सपोज दैट ए शिप था। ए शिप था। ए शिप के ही क्लोन से, उसकी सेल से हू बहू सेम टू सेम एक और शिप बनाई गई जिसका नाम रखा गया डॉली। हालांकि ये कहा गया था कि कम से कम 12 ईयर तक ये जिंदा रहेगी, 12 साल तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो क्लोन्ड क्या होता है ना बच्चों, किसी भी एनिमल्स या स्पीसीज का हू बहू फोटो कॉपी बना देना, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, जेनेटिक रूप से यदि कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे किसी भी एनिमल्स का हो,
तो उसमें आप थोड़ा बहुत डिफरेंस पाई जाएंगे। लेकिन क्लोन्ड क्या क्या होता है ना कि 100% फोटो कॉपी बनती है। सोचो कितना बड़ा क्रांति जो है रेवोल्यूशनरी ये वर्क था। अगर ऐसे क्लोन जो है सक्सेस हो गया तो हमें लगता है कि 10-20 जो है ट्रम्प भी अपना क्लोन बनवा के घूमेंगे, पहचान ही नहीं पाएगा। हर जगह मान लो यूएसए के प्रेसिडेंट ही घूम रहे हैं, विराट कोहली का 10-5 क्लोन बनवा के पूरी दुनिया में जो है घुमाया जाए, पैसे कमाए लोग। तो क्लोन बहुत खतरनाक चीज़ है। तो डॉली भेड़ बनाई गई, लेकिन ये कहा गया कि 12 से 13 साल जिएगी, लेकिन 6-7 साल ही जी पाई, कम जी पाई है, जिंदा रह पाई। इसको कुछ डिजीज़ हो गई, बीमारी हो गई। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। हालांकि कह रहा है कि मोमबत्ती की लौ विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण दहन और बाहरी क्षेत्र और आंशिक, इसकी इस क्वेश्चन को पढ़िए। मध्य क्षेत्र बिना जले मोम में सबसे भीतरी और रंग, देखो सबसे भीतर में काला, उसके बाहर पीला और सबसे बाहर नीला। जो नीला कलर की जो लौ होती है, जो आउटर्स जोन्स में कंप्लीटली जो है कि ब्लू कलर की जो है कि उसकी लौ होती है, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो इसको हीट होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन देख लीजिएगा इसको आप। अच्छा, ये देखो एक मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन इसमें क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पकड़ने वाली बात है, इसी को मैं आपको बताने वाला था। अब ये बताओ कि जो वीट का रस्ट है, रस्ट ऑफ वीट यानी गेहूं में जो रस्ट बीमारी है, ये किसके कारण होती है? तो ये हमको पता है कि फंगस के कारण होती है, ए का ही पता थी। ठीक है, तो ए का कौन सा सही है? ए का देखो थर्ड सही है, सॉरी बी का क्या सही है, बी का थर्ड सही है। तो बी का थर्ड किस ऑप्शन में है? देखिए बी का थर्ड जो है फोर्थ में भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है। तो बी का थर्ड किस ऑप्शन में है? केवल और केवल तीसरे ऑप्शन में है। यदि आप ये भी पकड़ लिए होते कि गेहूं का जो रस्ट रोग है वो फंगस के कारण या कवक के कारण होता है, यानी बी का थर्ड सही है, तो देखो यहाँ बी का थर्ड सही है तो सी का पहला सही है, तो सी का पहला, और ए का दूसरा है तो ए का दूसरा है। ये आपका क्वेश्चन सही हो गया होता, ये ऑप्शन से था बिल्कुल। देखिए ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करेगा। हालांकि अब जब बड़े लेवल जॉब्स के लिए, अच्छे अच्छे जॉब्स के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे बच्चों, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन करेगा। इस तरह से ऑप्शन नहीं बनाएगा कि बी का थर्ड केवल इसमें दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया है बी का थर्ड, वो इसमें भी बी का थर्ड दे के इस इन दोनों में आपको प्रॉब्लम करवाएगा, ताकि आप मजबूरी में बताएं कि नहीं एक और आपको आना चाहिए। केवल देखिए एक आने से जो गेहूं की रस्ट बीमारी है वो कवक के कारण होती है, यही मान लो हमको आ रहा था, इसी के मात्र आने से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि हिंदी का क्वेश्चन है कि जब तुम जाओगे तब मैं आऊँगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। बताओ, जब तुम जाओगे तब मैं आऊँगा, ये मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जब तुम पढ़ोगे तभी तुम पास हो पाओगे, ये मैं तुमको संकेत दे रहा हूँ। जब तुम गाओगे तभी तुम चमकोगे, नहीं ये तो गलत हो गया। जब तुम नहाओगे तभी तुम जो है चमकोगे, समझ रहे हो? जब तुम दौड़ोगे तभी तुम जीतोगे, ये सब संकेत है, तो संकेतवाचक संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, कम से कम 200 बार एग्ज़ामों में आया होगा। इंडिया के जितने एग्ज़ाम हैं उनमें कम से कम 200 बार एग्ज़ाम आया होगा। अगर हिंदी का पेपर बना तो ये क्वेश्चन तो पक्का ही है, छोटे से लेके बड़े तक। मैं आपको बता दूं पीसीएस से लेके कांस्टेबल से लेके एग्ज़ाम के एंट्रेंस तक ये क्वेश्चन देने लगा। कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है कि किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमने बताया था नहीं को क्या कर लेंगे आप, सर्कल कर लेंगे। अब आप देखिए सभी पर्यायवाची शब्द हैं, रवि, भास्कर, सूर्य और दिनकर। जो दिन को करता है, दिन को किरणें देता है, उसको दिनकर कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों सूर्य के पर्यायवाची हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आँख, नयन, चक्षु, नेत्र, ये चारों आँख के पर्यायवाची, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हैं। अरविंद, सरोज, पद्म और अंबुज, ये भी चारों जो है कि कमल के पर्यायवाची हैं।
यहाँ देखिए नदी, सरिता, तटनी और विटप। विटप मतलब लल्ला पेड़, समझे बच्चों। इसमें देखिए 3 नदी का पर्यायवाची, 1 पेड़ का पर्यायवाची है, तो यही तीसरा वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करने थे। तो 83 क्वेश्चन है कि उ प वर्ग के वर्णों का उच्चारण। देखो अगर आप, ये भी पकड़ने वाली चीज़ है, यदि आप उ और उ को नहीं जानते हो तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प वर्गों का उच्चारण किससे होता है, ओठ से, क वर्ग का कंठ से, च वर्ग का तालु से, ठीक है, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से, यानी ओठ है यहाँ पे। अगर इन दोनों वर्णों को आप नहीं जानते हैं कि कहाँ से बोला जाता है, तो प को तो जानते हैं आप, ओठ से बोला जाता है, प फ, ठीक। 84 देख लीजिए, दिया है कि भीषण किस विशेष्य के लिए उचित विशेषण होगा। भीषण, भीषण तिक्त, तीता। भाई आप मिर्चा खाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि भीषण तीखा है कमाल की बात। भीषण मधुर है, अगर कोई चीज़ मधुर है तो वो भीषण है, सवाल ही नहीं है। भीषण प्रेम भी आप नहीं करते हैं, वैसे वैसे आज के ज़माने में लोग भीषण प्रेम कर ही रहे हैं। अभी भीषण प्रेम के चक्कर में समझ में ही नहीं आता है कि वह इंसान है कि जानवर है। क्योंकि इंसान के पास देखो बच्चों विवेक होता है, बुद्धि होती है, ठीक है। ये भीषण जो प्रेम वाला चक्कर चल रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। देखो एक बात बता दो, इस जीवन की नैया को पार करेगी केवल क्वालिटी, और क्वालिटी आएगी एजुकेशन से, और एजुकेशन आएगी पढ़ाई से। अब पढ़ाएगा कौन, वही हमारे जैसे लोग। तो इनसे प्रेम करो, भीषण प्रेम करो, टीचरों से भीषण प्रेम करो, किताबों से भीषण प्रेम करो। तो भीषण प्रेम के लिए नहीं यूज करते हैं, हाँ भीषण हम युद्ध कर सकते हैं। तो इसका कौन सा होगा आंसर सही, 4th वाला, ठीक बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाइए, ये देखिए दिया है कि सही क्रम में इन चिन्हों के नाम बताइए। तो ये पहला क्या है, पहला चिन्ह देखिए विस्मयादि बोधक है, ये मिल गया। यहाँ पे भी वही बात है, जिसको ये पहला चिन्ह पता रहा होगा वो इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये वाला चिन्ह, देखिए चौथा वाला चिन्ह बहुत कठिन है, चौथी वाली जो साइन है ये बहुत कठिन है, समझ रहे हैं। अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। तो पहला वाला तो आपको पता है ना, इंटरजेक्शन में ये तो पढ़े होगे बच्चे, विस्मयादि बोधक में ये वाला साइन तो पढ़े हो। तो ये पहला विस्मयादि बोधक आ गया, और किसी भी ऑप्शन में देखिए पहला विस्मयादि बोधक नहीं लिखा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भैया ये भी आ जाइए, ये यूज बेस्ड क्वेश्चन है। शुष्क मौसम में, ड्राई वेदर्स में कंघी करते समय कभी कभी हमारे बालों में एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी बल है। देख लीजिए ये क्वेश्चन कि ड्राई मौसम जब होता है तो कभी कभी हमारे बाल एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होते हैं, तो इसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा है। तो कौन सा बल है, यही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चेक कर लीजिएगा इसको, और क्या। नेक्स्ट, सॉरी आप नीचे आ जाओ, ये सब देखिएगा, ठीक है, ये सब होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। रंग लाना का मुहावरे का अर्थ, ये भी होमवर्क दे दूं क्या, चलो इसको देख लो भाई, रंग लाना। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो पढ़ो साइंस और मैथमेटिक्स। हालांकि उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा बच्चों, जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगा, अच्छे करूंगा और सिंपल करूंगा, इजी वे में करूंगा। रंग लाना नहीं कहते हो कि भैया रंग लाना, यानी कि यदि हम फुटबॉल का मैच जीत जाएंगे तो रंग आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, रंग आ जाएगा, हमारा जो है ना प्रभाव, इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रंग लाना मुहावरा है, रंग लाना। आपकी मेहनत रंग लाई, आप आईएएस बनते ही रंग आ गया, समझ रहे हैं, तो प्रभाव उत्पन्न होना। इसमें देख लो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वो देखिए गरुड़, ये है ड़, ये बड़ा ड़ यूज होता है पहली बात, और ये छोटा ऊ की मात्रा होगी, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका तीसरा वाला। ये देख लीजिएगा आप, चेक कर लीजिएगा इन सबको।
एंथ्रेक्स रोग है, एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, आसान क्वेश्चन, ये भी है आसान क्वेश्चन लेकिन यूजेबल क्वेश्चन है कि इसमें दिया है कि टीन कैन यूज फॉर स्ट्रांग फूड आर मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लांटिंग। इलेक्ट्रोप्लांटिंग एक हमारे छोटे भाई हैं जो टीचर हैं, वो इलेक्ट्रोप्लांटिंग के बारे में बताते हैं कि जैसे मेकअप ब्यूटी पार्लर को इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं, शायद यही कहते हैं इलेक्ट्रोप्लांटिंग ब्यूटी पार्लर। तो लोहे के ऊपर जब टीन चढ़ाई जाती है तो इससे उस पर जो है कि इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देख लो कि पेट्रोल इंजन्स में, पेट्रोल इंजन कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को के बारे में मैं बता दूं, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के बारे में मैं आपको बता दूं। सल्फर डाइऑक्साइड कोल देखें हैं? कोल को जब जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड का मतलब है कि कोई भी आप ऊट्स कुछ भी आप जला रहे हैं, ठीक है, और वो कंप्लीटली नहीं जल रही है, उसमें से धुआं रिलीज हो रहा है, तो वो मोनो ऑक्साइड निकलेगी। डाइऑक्साइड तो जलने से ही निकलता है। इसमें ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है। पोल्यूशन का एक हमारा तो वीडियो है, उसको मैं दिखा दूंगा, आपको दे दूंगा। इसमें क्या है भैया, हाँ, कि इसमें दिया है कि ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है, फ्यूल्स के बारे में, किलो जूल प्रति किलोग्राम। देखिए ये प्रति ग्राम वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, यही दोनों ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज किया होगा, तो इसमें पहला सही है। यहाँ प्रति किलोग्राम्स होता है लास्ट में, ये भी होता है केजी, ऐसे होता है kg/kg, ऐसे होता है। ये यूनिट्स तो आपको ध्यान देने हैं, 8th में जब आप पढ़ रहे थे तो ये यूनिट्स आती हैं, इनको ध्यान देने हैं। नहीं ध्यान देंगे तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन रंग होंगे। देखिए एक और आसान क्वेश्चन है, इसमें आसान क्वेश्चन में भी पकड़ने वाली बात है, इसको भी आप पकड़ सकते थे। दिया है कि माचिस के सिरे पर किस चीज़ का मिश्रण होता है। यहाँ माचिस के सिरे पर, ये जो माचिस होती है ना तीली, इसके ऊपर यहाँ पे क्या चीज़ मिलाया गया होता है, इसके बारे में बात किया है। हम कुछ जानते ही नहीं मान लो, लेकिन एक वर्ड मुझको पता है कि पोटेशियम क्लोरेट होता है। अब बताओ पोटेशियम क्लोरेट और किसी ऑप्शन में है? यहाँ मैग्नेट दिया है, यहाँ फ्लोरेट दिया है, यहाँ जो है कि ट्राईसल्फाइड दिया है। ट्राईसल्फाइड दिया है, फ्लोरेट दिया है, मैग्नेट दिया है, तो ना मैग्नेट होगा ना फ्लोरेट सोडा होगा, ना ट्राईसल्फाइड होगा, तो क्लोरेट होगा। तो क्लोरेट के साथ एंटीमनी ट्राईसल्फाइड भी होगा, तो ऑप्शन सेकेंड। ऐसे आप एलिमिनेट करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम बेटा देखो, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं पाते। मैं बता दूं, एग्ज़ाम क्लियर वही कर पाता है जिसकी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी, यही सब स्ट्रेटजी काम आती है, समझ रहे हैं? ये देखो किसी जो है कि दिया है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डज नॉट डिपेंड ऑन, तो किस पे नहीं डिपेंड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। तो अब बताइए किसी स्पेशल या स्पेसिफिक एरिया में कोई जो है कि स्पीसीज मिलती हो, स्पेशल एरिया, तो उसको जो है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां यानी एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। जैसे अपने वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला है, नॉर्थ ईस्ट एरिया असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वाला एरिया, वहाँ पे स्पेशल एरियाज़ हैं। अपना इंडो वर्मा एरिया है, ये सब स्पेशल जोन्स हैं, स्पेशल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये भैया देख लो, पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, ये आप लोग पढ़ना, ये आप करना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ये देखो ये भी है, ये आसान क्वेश्चन, देख लेना, चेक कर लेना, पढ़ो। अच्छा चलो ये बता देता हूँ, ये भी आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे काला सोना कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड कौन सा है? गोल्ड क्यों कहा गया? गोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है।
किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है उसको गोल्ड कह देते हैं, गोल्ड की वैल्यू वैसे भी मार्केट में ज़्यादा है। समझ रहे हैं? नहीं कहा जाता है यदि आप कोई वर्क करें, कोई काम करें, कोई ऐसा काम करें, कहने भैया एकदम गोल्डन काम किए। वैसे ही गोल्ड मेडल भी मिलता है जो सबसे अच्छा टॉप करता है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो गोल्डन काम का कोक करेगा, कोलतार करेगा, कोयला गैसेस करेगी, कोल गैसेस नहीं ना, पेट्रोलियम ने करेगा। सबसे वर्क ज़्यादा एनर्जी के लिए इंडिया में कौन सा है? पेट्रोलियम ही है ना। हालांकि कोक है लेकिन पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड्स कहते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पे। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि जो लार्ज स्केल स्टोरेज होता है ग्रेन्स का वो कहाँ होता है, तो वो देखो बेटा वो ना ये साइलोज और ग्रेनरीज दोनों में होता है, यानी भंडारगृह और साइलो दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने चीनी को अल्कोहल में चेंज किया, द प्रोसेस कन्वर्जन शुगर इनटू द अल्कोहल। कौन थे? पास्चर साहब थे। पास्चर, लोई पास्चर। ठीक है, अच्छा इसको भी देख लो, दिया है कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड्स इज कॉल्ड, यानी कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो कर्षण कहते हैं, यानी ड्रैग। ड्रैग पढ़े हो, क्लास 8 में है ड्रैग। जब फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसमें ड्रैग्स भी पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन है कि जो भैया अल्ट्रासोनिक होती हैं, यानी पराश्रव ध्वनि जो होती हैं, जो आपको मेडिकल्स प्रॉब्लम्स में वर्क करती हैं, समझ रहे हैं? तो अल्ट्रासाउंड्स की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं 20,000 से एबव होती हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग जो पार्ट आई सेंस ऑफ कलर, नेत्र का कौन सा भाग जो रंगों वर्णों को सूचना देता है? तो आइरिस देती है रंग वर्णों की सूचना। जितने भी कलर्स हैं जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख से, देखो एक बात मैं बता दूं, जो रियल्स में जो कलर्स हैं वो सन की रेज से आते हैं, उसमें पढ़ने के बाद उसके कलर्स रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे पड़ते हैं, तो उसका कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? आयरिस है। आगे देख लो बच्चों। ये भी तुमको भाई देखना है, पढ़ना है कि रबी के फसलों की खेती की टाइम पीरियड क्या है। रबी रबी क्रॉप्स क्लास 4 में ही बताया जाता है। जून से सितंबर तक ये तो खरीफ है, अक्टूबर से मार्च तक, जून से अगस्त तक खरीफ है, अगस्त क्या बहुत सितंबर तक, जनवरी से जून तक ये रंग है, ये वाला है अक्टूबर से मार्च तक। अरे रबी मतलब गेहूं, चना, जौ, सरसों, समझ रहे हैं? वीट, ग्राम, मस्टर्ड वगैरह, उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड द मॉडर्न इरिगेशन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सिंचाई पद्धति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो जो मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है ना बच्चों, उसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ड्रिप सिस्टम से क्या होता है ना कि वाटर वेस्ट नहीं होता है, ठीक प्लांट के रूट्स तक वो पहुंच जाता है, और रूट्स में ही ज़रूरत होती है, बाकी प्लेसेस पे कोई उतनी इम्पोर्टेंस तो होती नहीं है। हमको रूट्स को वाटर देने होते हैं जिससे वो वाटर ऑब्जर्व करके जाइलम के थ्रू, जाइलम पड़े हो ना, जाइलम्स के थ्रू क्या जा आल पार्ट में चला जाए। आ जाइए भैया, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि तीन तो रांग ही हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, रांग। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में मैं बता दूं, वो आर्य समाज को इस्टेब्लिश किए थे, और 1875 में आर्य समाज को इस्टेब्लिश करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इनकी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश। इस बुक में इन्होंने एक जो है कि स्लोगन्स था कि वेदों की ओर लौटो, जनता से जो है इन्होंने जो है कि अपील की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया, इसीलिए इन्होंने जो है ना DAV, समझ रहे हैं, दयानंद एंग्लो विद्यालय की जो है को एस्टेब्लिश कराए। आज इंडिया के लगभग हर शहरों में जो है कि DAV कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं? तो DAV कॉलेज यानी दयानंद एंग्लो कॉलेज इन्होंने ही जो है बनवाया, स्टार्ट करवाया था।
तो ये दयानंद सरस्वती क्या है, ये आर्य समाज है, तो ये पहला तो गलत है, आर्य समाज के फाउंडर है। राजा राम मोहन राय की कहानी अब जानते हैं, वो ब्रह्म समाज के थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया था। स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे, ये सही है, ठीक है। और एनी बिसेंट का दिया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो ये भी रंग है, ठीक है। तो विवेकानंद जी ने क्या किया था, 1897 में बच्चों ये जो रामकृष्ण मिशन को जो है एस्टेब्लिश किए थे। अभिनव बिंद्रा क्या खेलते हैं, 10 मीटर शूटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने, देखो, व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को पावर्स कब ट्रांसफर की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित की। मतलब इसके कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे यहाँ 1757, 1764, 1757 में बच्चों प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, लॉर्ड क्लाइव था। 1764 में बच्चों बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1764 में बक्सर की जीत के बाद जो अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरे बंगाल को पे कंट्रोल कर ली। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक ही साथ था, तो उतने बड़े एरिया पे उसने कब्जा कर लिया। वहाँ पे उन्होंने टैक्स पूरी तरह से रूल्ड करना स्टार्ट कर दिया उसके 2-4-10 साल बाद पूरी तरह से। तो तब से लेके, यानी कि 1757 से लेके 1857, 100 साल तक, उसके बाद वो अपने जो है कि स्टेट, अलग अलग स्टेटों को अलग अलग तरीक़ों से जीतते रहे, आगे बढ़ते रहे, एनेक्सेशन करते रहे। सबसे 1857 वाली जब क्रांति हुई बच्चों, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी क्रांति, और इस रेवोल्यूशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को से पूरी जो है कि पावर्स छीन के ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में सौंप दी गई। क्योंकि महारानी ने कहा ना कि बेटा कंपनी तुम अब नहीं चला पाओगी भारत में शासन, या भारत में रूल नहीं कर पाओगे, तुम हमको दे दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से भारत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इतनी बड़ी क्रांति हो गई। तो 1857 में वो क्रांति हुई, तो 1858 में पावर जो है कि सीधे ब्रिटिश कंपनी से किसको चला गया बच्चों, महारानी के पास चला गया। अब महारानी रूल करने लगी, और महारानी कब तक रूल की, 1947 तक ब्रिटेन की महारानी हमारे यहाँ की क्या थी, राजा थी, और हमारे यहाँ शासन करती थी, वहीं बैठ के करती थी, यहाँ नहीं आती थी। कभी कभी आती थी, दरबार और लगवा के अपना भौकाल बनवा के डांस उन्स करके चले जाते थे। कुछ चिलम चट्टू टाइप के लोग डांस भी करते थे, और इंडिया के भी कुछ लोग ऐसे दलाल टाइप के लोग थे जो महारानी 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 करते रहते थे, ठीक है। तो 1858। हाँ, ये क्वेश्चन भी देखिए भैया, कम से कम 200 बार पूछा गया होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ पावर अर्थक्वेक, भूकंप की शक्ति को मापने के लिए कौन सा जो है कि पैरामीटर्स यूज होते हैं। तो रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का घटक नहीं है। मतलब पेट्रोलियम, देखो सॉरी, पैराफिन जो वैक्स होता है, ये भी जहाँ से पेट्रोल खोद के डिगिंग होके निकाला जाता है, वहीं से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये भी है। नहीं, पेट्रोल से ये भी निकलता है, जहाँ से पेट्रोल निकलता है उसी मटेरियल से ये भी बनता है। मिट्टी का तेल कैरोसिन वो भी बनता है, सीएनजी भी बनता है पेट्रोल से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कहलाता है। यानी कि पेट्रोलियम से ही सीएनजी, जहाँ से पेट्रोलियम जिस मैटर से होती है उसी से सीएनजी, पेट्रोलियम से ही मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम से ही डीजल, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, अब पेट्रोलियम से ही पैराफिन वैक्स। लेकिन ये एलपीजी में क्या भरी होती है, ब्यूटेन, और उसमें जो महक आती है ना, एलपीजी जो आपके घरों में खाना बनता है उससे जो महक आती है, गंदी सी स्मेल आती है बच्चों, थोड़ा सा लीक होने पर, उसका नाम है मिथाइल मरकैप्टेन। क्या नाम है बच्चों, मिथाइल मरकैप्टेन। मरे हुए चूहे की तरह जो है कि गंध आती है, और थोड़ा सा एक ढक्कन उसमें डाल दिया जाता है। बाकी जो 15 लीटर का वो आपका सिलेंडर है, उसमें जो है कि ब्यूटेन भरी होती है। तो इसमें आप आंसर क्या होगा, एलपीजी। हाँ, ये क्वेश्चन है कि देखो भैया बच्चों, आज़ादी से पूर्व जो है ब्रिटिशर्सों ने एक रूल लाया था
कानून ले ब्रिटिश सरकार ने, लोगों को डायरेक्ट जो है क्या कर रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे। तो वो बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में रख रहे थे धुआंधार। तो वो कौन सा रूल था? तो रॉलेट एक्ट के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है, 1919 में आया था। इसको जो है कि ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला कानून कहा गया। इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो पूरे इंडिया में जो है क्या हुआ, मूवमेंट्स हुए, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ, पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन हुआ। स्पेशली पंजाब वाले एरिया में कुछ ज़्यादा ही प्रोटेस्ट बढ़ गया। और पंजाब के दो स्थानीय या लोकल लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू। सैफुद्दीन और किचलू, ये दो वहाँ के पंजाब के लोकल लीडर थे। इन्होंने इसका ज़बरदस्त विरोध किया, इसलिए इनको जेल में रख दिया गया। जब इनको जेल में डाल दिया गया तो जनता दोबारा जो है कि विरोध स्टार्ट किए और गांधी को लेटर गया। हालांकि गांधी जी आ रहे थे, लेकिन उनको बीच से ही अंग्रेज़ों ने जो है कि पकड़ लिया और उनको वापस भेज दिया। अब फिर आप जानते हैं ना क्या हुआ। फिर वो धरना प्रदर्शन और विरोध चलता रहा और जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में इंडियंस खड़े थे और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। तब तक जनरल ओ डायर जो था, पंजाब का जनरल था, उसने अपने दोस्त आर डायर, देखो ओ डायर, आर डायर को भेजा और कहा जाओ जो जलियांवाले बाग में अमृतसर में धरना चल रहा है उसको रुकवाओ। और वो आता है और चारों तरफ से दरवाज़ा बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोग उसके बीच में कुआं जो है वेल, उसमें कूद के अपनी जान दे देते हैं। तो ये बहुत भयानक घटना थी, समझ रहे बच्चों। इसी ओ डायर को जिसने आदेश दिया था, फिर 1940 में उधम सिंह, पंजाब के ही एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी, लंदन जाके जो है कि इस ओ डायर की जो है कि गोली मारकर हत्या कर देते हैं। फिर हालांकि उधम सिंह को फांसी दे दी जाती है, हैंग कर दिया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी बच्चों रॉलेट एक्ट की। ये ऐसा रूल था। अच्छा, ये बात एक और है कि नमी को बांधे रखने के लिए पौधों में के बीच खाली स्थान जमीन के वो पुलाव उलाव रख दिया जाता है, तो मल्चिंग शायद कहते हैं इसको, आप चेक करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले 1947 से पहले देश का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कौन था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड 1907 में ही टाटा ने खुलवाया था बच्चों, सोच लो। यानी हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने लगने नहीं दी। आज़ादी के बाद हालांकि जो हमारे सबसे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और बहुत सारे प्लांट्स जो है खुलवाना स्टार्ट किए तमाम जगहों पे, चाहे वो झारखंड रहा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल रहा हो, चाहे वो उड़ीसा रहा हो। इन स्थानों पे खुला, राउरकेला, दुर्गापुर, जानते ही हैं, भिलाई वगैरह। गोल्डन फाइबर, अब बताओ गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? जूट को, क्योंकि जूट से जो रेशा निकलता है, जूट का बोरा आप देखें हैं, बोरिया जूट का। अरे भैया, जिसमें आलू ओलू नहीं रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं लोग, जिसमें जो वो ग्रीन कलर टाइप होता है बोरा, जिसमें पैर वगैरह भी लोग साफ करते हैं, बोरा होता है वो जूट के बोरे की बात है, उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए कौन सा गलत है, यानी बाकी 3 सही हैं। मैसूर में कौन थे? हैदर अली थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ये भी करेक्ट है। जोधपुर में शिवाजी नहीं थे बच्चों। शिवाजी कहाँ थे? महाराष्ट्र में, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। ठीक है। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। हाँ, ये भैया जान फांसे को 2023 में जो है कि नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज़ जीते हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा किस एरिया में है। ये अब करंट अफेयर है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। जैसे उधर होमवर्क दिया साइंस में, इसको भी होमवर्क समझिए। कुछ आप भी करिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी करिए। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहा दिया? वेयर डिड गौतम बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon आफ्टर, मेरे इधर दिख नहीं रहा है,
तो कहाँ उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। वो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था उनका जन्म। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को, नहीं, गौतम, सिद्धार्थ गौतम को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ उनको बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 स्टूडेंटों को इन्होंने सारनाथ में पहली बार जो है शिक्षा दी या पढ़ाया या टीचिंग की। सारनाथ, सारनाथ घूमने जाया करिए बच्चों, देखिए वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाया करो। हाँ, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जिसको हम विलय का सिद्धांत कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे, 1854। ये लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल था बच्चों इंडिया का। इन्होंने इसने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स का एक कॉन्सेप्ट लाया था, विलय का सिद्धांत। मतलब ना ये था ना कि जो भी राजा हैं इंडिया में, जो राजा हैं, अगर उनका कोई अपना निजी बच्चा नहीं है, अगर वो गोद लिए हुए हैं, तो वो उनका जो है कि उनको सक्सीड नहीं करेगा, उनका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो झांसी की रानी का भी यही हाल था। बहुत सारे ऐसे जो है कि 2 4 5 लोग थे, तो उनको ज़बरदस्ती हड़प लेना, ये हड़प लेना। तो ये कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन आपका। अब ये है भैया कि एक नियमित बहुभुज कितनी भुजाएं, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन्स की बात किया है, तो ये तो आप करिएगा। ये सब है, इंटीजर्स आ गए, ये देखिए। ये सब मैथ्स के क्वेश्चन हैं। मैथ्स के क्वेश्चन पे किसी भी दिन और बात करेंगे, आप कमेंट करिएगा आपको चाहिए तो। हाँ, हालांकि 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है ना कि एक घड़ी को 2800 में क्या करने पे, सेल करने पे 12% का जो है प्रॉफिट होता है। तो घड़ी की जो है कि सीपी यानी कास्ट प्राइस आपको बतानी है, ठीक है, क्रय मूल्य बताना है वो। तो ये बताइए, जब आप 2800 में इसको सेल कर रहे हैं तो 12% की प्रॉफिट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 12% उसमें आप बढ़ा के दे रहे हैं। मान लो सपोज दैट आपकी घड़ी, मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ, गेस कर लेता हूँ, 2500 की रही होगी। तभी ना जब आप उसको 2800 में बेच रहे हैं तो आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि 2500 में जब घड़ी थी तो ये पूरे 100% की वैल्यू थी। आप अपने शॉप में कोई भी सामान रखते हैं तो 100% पे रखते हैं, तो मतलब जो प्राइस होता है उस पर आप रखते हैं। जैसे ही कोई कस्टमर जाता है आप उसको 1 2 रुपया बढ़ा के बेचते हैं, यानी प्रॉफिट पे बेचते हैं। तो ये 100% पे रखते हैं लोग। जैसे ही कोई कस्टमर आया, ये 12% प्रॉफिट ले लिए, यानी कि 100% तो ये था ही, इसमें 12% और बढ़ा दिए, तो यानी कि 112% की आपने उससे वैल्यू ले ली। जबकि उसको उससे पैसा कितना लिया? 2800 में। तो रियल में उसकी कास्ट क्या थी? 100%। ठीक है बच्चों, तो 112% इक्वल टू 2800, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 2800 बाई 112, तो 100% की वैल्यू निकालना होगा, तो इसमें 100% की मल्टीप्लाई, ये देखो ये 1% की वैल्यू आ गई इतना। इसमें 100% का निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 4 से ही कर लीजिए। 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, ये 4 7 जा 00, 28 आया। 7 से कर लीजिए, 7 1 जा 00, ये 7 4 जा, ये 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 टाइम गया, ये 25, और इधर क्या था, शायद 100 ही था, तो 2500 हो गया। तो ये 2500 आपका ऑप्शन नंबर कहीं है, 2500 ये है। देखो हमने गेस किया वही था, ये है। तो अब आप इसको देखिए, हालांकि जब ज़रूरत होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार के अधीन किस मंत्रालय ने G20 इंडिया ऐप बनाया। देखिए G20 जो बात है वो क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कौन हैंडल करेगा? उसको हमारा ऑफकोर्स बच्चों जो है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ जो है एक्सटर्नल अफेयर देखेगा, विदेश मंत्रालय देखेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बात है। इंटरनेशनली जो कोई भी मैटर्स होगा, हमारा जो है विदेश मंत्रालय ने एक्सटर्नल अफेयर देखेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही है?
एक्सटर्नल अफेयर। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। हालांकि ये होमवर्क दे देता हूँ, दिया है कि नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, क्लाइव के बारे में भी बताया पीछे हम, युद्ध कब और कहाँ हुआ, तो आप इसको होमवर्क में रखो। इसको 57 की कहानी है, चलो छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क में रखो। हाँ, ये आ गया, इसको भी करिए आप। पंद्रह लड़के 6 दिन में 900 रुपये कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिन में। बेटा ये क्या बताऊं, ये सारे सिंपल, दो संख्याओं का गुणनफल 1296, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, तो संख्या बताइए। ये सब आप जो है इसको कर लीजिए। नहीं आएगा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो भी पोर्शन में प्रॉब्लम्स होगी आप हमको कमेंट करिए और बताइए कि हम इस पर, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, इतनी लंबी वीडियो जो है चलेगी नहीं, इसलिए जो है कि बच्चों इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ।